ऑफ एयर फंडा। आज हम फिजिक्स के इस वीडियो में साउंड वेव्स का दूसरा पार्ट देखेंगे। और ये जो साउंड वेव्स का पोर्शन है, जैसे कि हमने से प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि वेव्स मीन्स लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, इसमें से 3 to 4 क्वेश्चन राउंड हर साल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया है, जिसका आज हम सेकंड पार्ट इसका कंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम लाइट वेव का टॉपिक लेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपना कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इससे पहले हमने साउंड वेव में डिस्कस किया था कि जो साउंड वेव है या वो मीन्स वो उसका टाइप क्या है। हमने ये कहा था कि साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और साथ में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी मीन्स कि हम जो ह्यूमर्स में ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, मतलब कि हम किस रेंज की फ्रिक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। सो वो जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। सिर्फ हम इसी रेंज तक की फ्रीक्वेंसी हमारे कान सुन सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हम उसको हियर नहीं कर सकते। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी रेंज को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे लार्जर फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी को कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। सिर्फ जो हेयरेबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। इसके बीच की फ्रीक्वेंसी ही हम सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसको पहचानते हैं, मतलब उनके कान उसको सुन सकते हैं। और कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इवन दे कैन हियर दिस साउंड। जैसे कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में जो इनिशियल वाइब्रेशंस होती हैं तब इंफ्रासोनिक साउंड मींस प्रोड्यूस होती है। वो जो वाइब्रेशन होती हैं उसमें जो साउंड वेव्स होती हैं वो इंफ्रासोनिक होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। आपने ऐसा कहा भी जाता है और इसे आपने ऑब्जर्व भी की होगी कि जब अर्थक्वेक से पहले कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ये मींस जो इनकी एक्टिविटीज होती हैं वो थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती हैं, मतलब कि मींस वो अनईजी फील करते हैं बिकॉज वो इन इंफ्रासोनिक साउंड्स को महसूस कर लेते हैं। और जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि एलिफेंट एंड राइनोसोर्स दे कैन प्रोड्यूस द इंफ्रासोनिक साउंड्स आल्सो। बैट का एग्जांपल का जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि बैट मींस चमगादड़ के जो चिंगाड़ने की आवाज हमें कभी सुनाई नहीं देती बिकॉज दे प्रोड्यूसेस द अल्ट्रासोनिक साउंड। ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। मीन्स उस फ्रीक्वेंसी को हमारे कान नहीं पकड़ पाते हैं, उसको हम सुन नहीं पाते हैं, बट दे प्रोड्यूसेस द साउंड एंड दे प्रोड्यूसेस द अल्ट्रासोनिक साउंड, मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। नाउ कम टू सोनार। व्हाट इज सोनार? सोनार इज, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साउंड, जो ये एसओ स्टैंड करता है, दैट एसओ इज फॉर साउंड, दैट एन इज फॉर navigation, and A is for and R comes from ranging. So इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके हम ये जो सोनार हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। और नाउ व्हाट इज सोनार? सोनार इज एक्चुअल में अ डिवाइस, इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको इस्तेमाल किया जाता है सागर की गहराई को नापने के लिए, या सागर की गहराई में उसके बॉटम में अगर कोई डेबरीज हैं या कुछ भी किसी तरीके का कोई भी पदार्थ है या कुछ है तो उसकी गहराई नापने के लिए सोनार डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस पिक्चर में एक शिप है। अब हम इस पिक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि काम कैसे करता है। अब इसके शिप पर इस शिप पर सोनार डिवाइस लगा हुआ है। सोनार डिवाइस में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। तो ये जो ट्रांसमीटर होता है ये ट्रांसमीटर वेव्स प्रोड्यूस करता है, साउंड वेव्स विच आर अल्ट्रासोनिक, मींस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ये जो 50,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आप जानते हैं 20,000 से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अल्ट्रासोनिक
साउंड वेव्स। अब ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं, ये साउंड वेव्स की तरह जो कि नॉर्मल साउंड वेव्स हैं उसकी तरह ही वाटर में ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि साउंड वेव्स की स्पीड वाटर में ज़्यादा होती है। सो ये जो ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस की हैं विद द फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी, वो जब वो जाके बॉटम में, दैट मीन्स सी के बॉटम पे जाके टकराती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसे हम कहते हैं इको। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने इको का कंसेप्ट क्लियर किया था कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होती है उसको इको कहते हैं। अब यहाँ जो रिसीवर लगा है, ये रिसीवर इस जो कि मीन्स जो इको है, इस इको को शिप तक आने में कितना टाइम लगा ये इसको मेजर कर लेता है। अब जब वो टाइम मेजर हो जाता है, टाइम क्या है, टाइम तो यहाँ से टोटल टाइम है, जितना टाइम इस ट्रांसमीटर से बॉटम में आने में लगा साउंड वेव को और उसके बाद दोबारा रिसीवर तक आने में लगा। तो जो इको का टाइम होता है वो तो टोटल टाइम है, उसको 2 से डिवाइड करने पे वो टाइम आ जाता है जितना टाइम साउंड वेव को ट्रांसमीटर से सी के बॉटम तक जाने में लगा है। सो अगर वहां से अगर हमारे पास टाइम आ गया तो टाइम और साथ में जो शिप की वेलोसिटी है वो हमें पता होती है। सो उसके मुताबिक वो डिस्टेंस पता लग जाता है कि जो बॉटम है, मतलब जो सी की गहराई है, जो सी का बॉटम है, वो शिप से कितनी दूरी पे है। सो दिस इज हाउ द सोनार डिवाइस वर्क। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो इकोलोकेशन का है। या अभी इकोलोकेशन क्या होता है, जैसे हमने बताया कि जो बैट हैं या जो डॉल्फिन्स हैं, दे प्रोड्यूसेस द अल्ट्रासोनिक साउंड, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। एंड ये जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं वो जब जाके किसी, ये मान लीजिए इसका शिकार है, मींस कोई इंसेक्ट है, उससे जाके वो साउंड वेव्स टकराती हैं। अब ये साउंड वेव्स वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगी, मतलब दे प्रोड्यूसेस द इको। तो वो जो इको प्रोड्यूस होती है उससे चमगादड़ को, बैट को अपने प्रे का, अपना जो शिकार है उसके डिस्टेंस का पता लग जाता है कि कितनी दूरी पर है वो, मींस उसका शिकार कितनी दूरी पर है। और इसी तरीके से जब ये चमगादड़ उड़ते हैं तो ये कभी किसी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराते, क्योंकि ये जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उसका जो इको आता है, मींस जो उसकी रिफ्लेक्टेड बैक जो साउंड वेव्स आती हैं, ये उससे किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं। इसको कहते हैं इकोलोकेशन। सो बैट फ्लाई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट बाय द मेथड ऑफ इकोलोकेशन। इवन डॉल्फिन्स ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स, और वो भी जो उनका मेथड होता है वो भी इकोलोकेशन का मेथड होता है। नाउ कम टू द टॉपिक स्टैंडिंग वेव्स। हम स्टैंडिंग वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा, मीन्स हम यहाँ उसको बहुत डिटेल में नहीं लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जो हाई लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन क्या है। स्टैंडिंग वेव्स आर द वेव्स दैट रिमेन इन अ कांस्टेंट पोजीशन, मतलब जो एक कांस्टेंट पोजीशन में होती हैं, मीन्स हमें किसी भी मीन से, किसी भी तरीके से वो चलती हुई महसूस नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपने गिटार में जो स्ट्रिंग होती हैं, जो वायर्स होती हैं, वो आपने ऑब्जर्व की होंगी, तो वो दोनों तरफ से उनके जो एंड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मीन्स वो जो वायर होती है वो दोनों तरफ बंधी हुई होती है। अब जब हम उसके, मीन्स जब हम उसको हम जब उसमें टेंशन प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको टच करते हैं तो वाइब्रेट होना शुरू होती है, दे प्रोड्यूसेस साउंड। अब यहाँ जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, दीज आर द स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि ये जो वेव्स हैं ये एक अपनी कांस्टेंट पोजीशन में ही रहती है, ये हमें चलती हुई महसूस नहीं होती हैं, बट दे प्रोड्यूसेस अ वेव। और जो हमें जो साउंड आती है, जो गिटार में से हमें साउंड आती है, वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी की साउंड नहीं होती, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे हमें सुनाई देती हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि ये एक्चुअल में होता कैसे, ये फिनोमिनन क्या है। हमने ये देखा स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। इसका सिंपलेस्ट, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, दैट रिमेन इन अ कांस्टेंट पोजीशन, जो अपनी कांस्टेंट पोजीशन में रहती है। अब जैसे कि मैंने गिटार का एग्जांपल लिया, मैंने ये कहा कि जो गिटार की स्ट्रिंग है वो दोनों तरफ मीन्स कि वो दोनों तरफ फिक्स्ड है, दोनों तरफ वो अटैच्ड है। अब ये अभी जो उसकी पोजीशन है वो फिक्स पोजीशन है। अब मैंने इसको टच कर दिया, मीन्स इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हुई। जैसे ही हम गिटार की स्ट्रिंग को टच करेंगे उसमें से साउंड आनी शुरू होगी। यहां से मान लीजिए कि एक वेव, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई।
एक साउंड वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हुई और उसके बाद जब वो दूसरे एंड से टकराएगी इट गेट रिफ्लेक्टेड, एक दूसरी साउंड वेव भी प्रोड्यूस होगी। ये एक वेव प्रोड्यूस हुई इस डायरेक्शन में और जो दूसरा आप एरो देख रहे हैं वो है उसकी रिफ्लेक्टेड वेव। सो अब हमें जो वेव मिलेगी, जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगी। मींस जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमें जो वेव प्रोड्यूस हुई है दिस वेव इज अ रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से हमें वेव मिली है। अब यहाँ पर ये नोड और एंटी नोड क्या है? नोड का जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज नोड? नोड का मतलब होता है एट अ पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज जीरो, वेयर ए मतलब एम्पलीट्यूड इज जीरो, और एंटी नोड इज द प्लेस वेयर ए हैज मैक्सिमम वैल्यू। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि नोड क्या है। नोड इज अ पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड, अब हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, जिसको हमने वेव के वीडियो में भी डिस्कस किया है और इसके साथ साथ हमने जो साउंड वेव का फर्स्ट वीडियो था उसमें भी एम्पलीट्यूड के बारे में बताया है। एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो नोड एट अ नोड, नोड वो पॉइंट होता है जहां पर ए मींस एम्पलीट्यूड जीरो होता है, और एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहां पर ए हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जहां पर ये दोनों वेव मिली मींस वहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जीरो है, मींस वेव इज एट रेस्ट। सो इस पॉइंट को हम कहेंगे नोड। सो इस तरीके से यहाँ पे नोड देखिए आप, एक तो ये नोड है, दिस इज ऑल्सो नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड। इसके अलावा एंटी नोड कहां पर है? एंटी नोड जहां पे ए की जो वैल्यू है वो मैक्सी है, मतलब द वेव हैज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो है ये पॉइंट। ये पॉइंट एंटी नोड है, साथ में ये पॉइंट भी एंटी नोड है, और इसके अलावा ये पॉइंट भी एंटी नोड है। सो अब जो नोड होती है, नोड के ऊपर वेव्स का जो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव क्या है इसको हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर इसकी स्लाइड के साथ, कि जो डिस्ट्रक्टिव और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं वो क्या होते हैं। एंटी नोड के ऊपर जो वेव का इंटरफेरेंस होता है, वेव का मिलना होता है आपस में, वो होता है कंस्ट्रक्टिव। और जो नोड के ऊपर वेव्स का मिलना होता है मींस जो इंटरफेरेंस का प्रोसेस है वो होता है डिस्ट्रक्टिव। सो दिस इज, हमने इस स्लाइड में देखा कि स्टैंडिंग वेव्स क्या है और नोड क्या है और एंटी नोड क्या है। अब इससे जो नेक्स्ट है स्लाइड, उसमें देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था गिटार का। गिटार में मैंने कहा कि जो स्ट्रिंग होती है वो दोनों एंड पे अटैच्ड होती है। ये मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये इसके दोनों एंड हैं, एक एंड इसका ये लाइन है और एक एंड इसकी ये वाली लाइन है। इस दोनों लाइन पे वो स्ट्रिंग अटैच्ड है। सो ये मान लीजिए कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये जो येलो लाइन ऊपर से आ रही है, ये स्ट्रिंग अभी अपनी नॉर्मल सिंपल ऐसी पोजीशन में, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, उसके अंदर अभी कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को जो कि दोनों तरफ से अटैच है, जैसे मैंने गिटार का एग्जांपल है, इसको मैंने टच कर दिया, सो अब इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो वो वाइब्रेशन ऊपर की तरफ भी होगी, नीचे की तरफ भी वाइब्रेशन होगी। तो आप जो इसका फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द, हम इसे कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये जो उसकी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, और वी कॉल्ड इट एज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी उसको कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और वी कॉल्ड इट फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दीज आर द कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन है कि किस तरीके से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी और किस तरीके से उसके वाइब्रेशन होंगी। सेकंड जब n इज इक्वल टू 2 होगा, इस केस में n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 होगा तो प्रोड्यूस होगा सेकंड हार्मोनिक, और वी कॉल्ड इट एज द फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जब n इज इक्वल टू 1 है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसके बाद प्रोड्यूस होती हैं ओवरटोन्स, वी कॉल देम एज अ ओवरटोन। जो n इज इक्वल टू 3 पे प्रोड्यूस होंगी वो भी ओवरटोन है।
n इज इक्वल टू 4 में प्रोड्यूस होगी, वो भी ओवरटोन है। लेकिन ये चारों हैं तो हार्मोनिक्स, वी कॉल देम एज अ हार्मोनिक्स। जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी उनका हमने नाम दिया है। जो फर्स्ट हार्मोनिक पे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो प्रोड्यूस होती है उनको कहते हैं ओवरटोन। सो देयरफॉर जब हमें जो हमारे कानों तक जो साउंड वेव पहुंचती है, दिस इज नॉट अ सिंपल वन फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्बिनेशन होती है फ्रीक्वेंसी का। अब ये मान लीजिए कि अब इसको हम यहाँ पर हम लैम्डा और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। देयर इज सब कैलकुलेशन पार्ट कि किस तरीके से हम इसका एक कॉमन फार्मूला निकालेंगे। उससे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों तरफ अटैच्ड है। अब ये मान लीजिए कि जो इसकी जो लेंथ है वो है L, द स्ट्रिंग हैज अ लेंथ L, एक एंड से दूसरे एंड तक ये एक स्ट्रिंग ही तो है जो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि हमने उसको टच किया है, अब उसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हुई। तो ये जो बाकी की पिक्चर्स देख रहे हैं ये इसी स्ट्रिंग की पिक्चर्स हैं। अभी ये स्ट्रिंग अपनी सिंपल पोजीशन में जिसको हमने टच नहीं किया है और उसकी लेंथ है L। ओवरऑल इसकी सारी ही इसकी जो हार्मोनिक्स हैं उसमें लेंथ तो सेम रही क्योंकि वो दोनों तरफ से अटैच्ड है वो स्ट्रिंग। सो अब हमने देखा ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फोर्थ हार्मोनिक। फॉर फर्स्ट हार्मोनिक n इज इक्वल टू 1, फॉर सेकंड हार्मोनिक n इज इक्वल टू 2, फॉर थर्ड हार्मोनिक n इज इक्वल टू 3, फॉर फोर्थ हार्मोनिक n इज इक्वल टू 4। अब हम देखेंगे कि ये L क्या है इस केस में, मीन्स लेंथ। लेंथ को हम वेवलेंथ की टर्म में मीन्स लैम्डा की टर्म में किस तरीके से उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि लेंथ सेम रहेगी। अब यहां पर आप ये जो वेव देख रहे हैं, दिस वेव का जो पोर्शन है ये पूरी एक वेवलेंथ का हाफ है। अब वेवलेंथ क्या होती है, अगर मैं वेव को डिस्क्राइब करूं तो वेवलेंथ इज दिस, ये जो पोर्शन होता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। सो अब आप देखिए ये क्या है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट हार्मोनिक, ये क्या है, ये सिर्फ इसका वेवलेंथ का हाफ है। ये जो पोर्शन है मींस इट इज लैम्डा बाय 2। पूरी वेवलेंथ है लैम्डा, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है लैम्डा। अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करती हूं तो ये पोर्शन क्या है, ये है लैम्डा बाय 2। सो इस फर्स्ट हार्मोनिक के केस में L मींस लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अब इस तरीके से देखिए फॉर सेकंड हार्मोनिक के लिए लेंथ क्या हो जाएगी। सेकंड हार्मोनिक में आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, दिस इज अ होल वेव, ये एक पूरी वेव है। इसका मतलब है यहाँ पे L इज इक्वल टू लैम्डा, इस पिक्चर के मुताबिक देखिए ये पूरी वेव है। सो यहाँ पर L इज इक्वल टू लैम्डा। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड हार्मोनिक, इस केस में L क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, इससे हम इसका लैम्डा से कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, इस पॉइंट से लेके ये पूरी तो हो गई एक वेव, यहां तक आ गई पूरी एक वेव। उसके बाद ये है आधी वेव, इसका मतलब है ये हो गई 3/2 ऑफ लैम्डा। व्हाट अबाउट द फोर्थ हार्मोनिक, यहां पर L क्या होगा, L इज इक्वल टू 1 वेव, यहां पे 1 वेव पूरी हो गई और उसके बाद ये हो गई दूसरी वेव, दैट मीन्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सो यहां से हमने लेंथ और लैम्डा के बीच में, लेंथ और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकाल लिया। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। सो यहां से देखिए लैम्डा 1 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 को L के साथ ले जाइए, दैट इज इक्वल टू 2L। लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा इज इक्वल टू L, क्योंकि यहाँ लैम्डा के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट हैज 1। सो देयरफॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू L। अब लैम्डा 3 क्या हो जाएगा, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू L। व्हाट अबाउट द लैम्डा 4, लैम्डा 4 इज इक्वल टू L 1/2 इंटू L और L/2। सो यहां से आप देखिए कि क्या पैटर्न आ रहा है इसका, मीन्स अगर आप देखें कि और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2/1 लैम्डा, 2/1 इंटू L, दिस इज 1/1 L, दिस इज 2/3 L एंड दिस इज 1/2 L। सो यहां से हम इसका 1/2 और वी कैन रिटर्न इट एज द 2/4। इसको 2/4 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 2/4 भी तो 1/2 होता है। सो
और ये जो 1 by 1 है इसको भी हम 2 by 2 कर सकते हैं, क्योंकि इसका ओवरऑल कट के तो ये 1 ही आएगा। ये हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि हम एक कॉमन फॉर्मूला, एक कॉमन रिलेशन निकाल सकें। सो इस कॉमन रिलेशन को निकालने के लिए हमने इसको एक जैसी फॉर्म में ले लिया है। सो लैम्डा एन, वी कैन कैलकुलेट द लैम्डा एन। लैम्डा एन कैन बी रिटन एज divided by 2 divided by n into L. So this is a common formula कि अगर हमें nth वेव की वेवलेंथ निकालनी है, which is given by the relation 2 by n into L, where L is the length of the string और n हो गया number of harmonic, means n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. अब ये तो हमने लैम्डा निकाल लिया. What about the frequency? जैसे कि आप जानते हैं frequency is given by the relation by the wave equation. Frequency is equal to v upon lambda, where v is the velocity of the wave and lambda is the wavelength. So अगर हमें lambda पता है, if we know the lambda, so therefore we can calculate the frequency as v mu n. और nth वेव की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप रख दीजिए. So therefore यहाँ पर आ जाएगा n upon 2l. This is a relation. So अब fn और nth वेव की फ्रीक्वेंसी is equal to n into f1. ये क्या है, ये जो रिलेशन है ये क्या है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस भी आते हैं. nth वेव की फ्रीक्वेंसी मींस nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी वी कैन कैलकुलेट बाय द रिलेशन n into f1, वेयर f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल वेव. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये जो f1 है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. सो इसके ऊपर बेस्ड हम एक सिंपल न्यूमेरिकल, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं. जैसे कि ये मान लीजिए कि मुझे वी हैव टू फाइंड आउट, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ f5. हमें फिफ्थ वेव की फ्रीक्वेंसी चाहिए और वी हैव द, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमें गिवन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हमें 200 हर्ट्ज की गिवन है. दिस इज μ1 और f1. सो अब हम जानते हैं जो रिलेशन है वो क्या है, वो है fn इज इक्वल टू n इंटू f1. अब यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू 5 है क्योंकि हमें फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सो 5 इंटू f1 है 200, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1000 हर्ट्ज. सो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन और इसके ऊपर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं. विद दिस वी एंड आवर सेशन. इसके साथ हम साउंड वेव्स का पार्ट कंप्लीट करते हैं. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और इसके अलावा हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसके बाद हमारा जो अपकमिंग सेशन है वो हमारा लाइट वेव का है. तो अगर आपने साउंड वेव और जो हमने कॉमन वेव का टॉपिक बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.